ईरान का बड़ा हमला देखने को मिला है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है। अमेरिका एयरबेस ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच ईरान ने बड़ा हमला किया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर यह हमला किया है। अमेरिकी ठिकाने पर बमबारी की है। अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। तो लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी है। जंग के बीच ईरान ने एक और बड़ा हमला किया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर यह हमला किया है। अमेरिकी ठिकाने पर बमबारी की है। ईरान ने इस बार अमेरिकी ठिकाने पर बमबारी की है। ईरान की तरफ से हमले एक बार फिर तेज होते नजर आ रहे हैं। इस बीच ईरान ने अब कतर के अल उदैद एयरबेस पर यह बड़ा हमला किया है, जिसमें अमेरिकी ठिकाने पर बमबारी की गई है। मैं आपको बता दें कि जंग के बीच ईरान ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर यह हमला किया गया है, जहां अमेरिकी ठिकाने पर बमबारी की है। ईरान की तरफ से बड़े हमले लगातार जारी है। ईरान ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। इस बार कतर के अल उदैद एयरबेस पर यह हमला किया गया है। वहीं इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला किया गया है। उत्तरी शहर नाहरिया को निशाना बनाया गया है। रिहायशी घर पर रॉकेट गिरा है। कई जख्मी हुए हैं। ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद आग लगी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि पूरे इलाके में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। निशाना रिहायशी घर पर हुआ, जिस पर रॉकेट गिराया गया। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद पूरे इलाके में आग लगी हुई है। आग लगने से पूरे इलाके में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि लगातार जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर रॉकेट हमला किया है। आप गए शीरा? और वहीं मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर तेल की कमी बनी हुई है। श्रीलंका की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। श्रीलंका में सिर्फ 4 दिन ही ऑफिस खुलेंगे। सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज 4 दिन खुलेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी। बता दें कि हर बुधवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। तो इस बीच हर बुधवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। श्रीलंका में सिर्फ 4 दिन ही ऑफिस खुलेंगे, जिसमें सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज 4 दिन ही खुलेंगे। इमरजेंसी सर्विस पहले की तरह चलती रहेंगी और वहीं हर बुधवार को सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। तो इस बीच ये बड़ी तब्दीली श्रीलंका में की गई है, जहां सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। श्रीलंका में अब सिर्फ 4 दिन ही ऑफिस खुलेंगे। सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज 4 दिन ही खुलेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज पहले की तरह ही चलती रहेंगी। इमरजेंसी सर्विस पहले की तरह ही जारी रहेंगी, लेकिन हर बुधवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। और वही लैंड रिकॉर्ड में शफाफियत लाने की कोशिश की गई है। डीसी ऑफिस में रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम पर मीटिंग हुई है। एडीसी मुकुल बेनीवाल की सदारत में ये अहम मीटिंग की गई है, जिसमें केस मैनेजमेंट डिजिटल रिकॉर्ड पर खास बातचीत हुई है। समाअत के अमल को आसान, शफाफ बनाना मकसद है। आरसीसीएमएस के लिए बेहतर सिस्टम बनाने पर जोर दिया गया है। बता दें कि मुकुल बेनीवाल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेह ने डीसी ऑफिस लेह में रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम पर एक मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन सेशन की सदारत की है। इस दौरान नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज की टीम ने आरसीसीएमएस सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्शन दिया। इसके अहम फीचर्स से अफसरान को आगाह करवाया गया है, जहां सेशन में केस मैनेजमेंट, डिजिटल रिकॉर्ड और सुनवाई के अमल को आसान बनाने पर खास जोर दिया गया है। वहीं अफसरान के साथ तफसीली बातचीत भी की गई, ताकि मौजूदा सिस्टम और ज़रूरत को समझकर बेहतर निज़ाम तैयार किया जा सके। मीटिंग में लेह और कारगिल के कई अफसरान ने शिरकत की, जिसमें ACR, SDM और दूसरे रेवेन्यू अफसर भी शामिल रहे हैं। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जिगमित जुड़ गए हैं। जिगमित, डीसी ऑफिस में खास मीटिंग की गई है आरसीसीएमएस को लेकर। क्या कुछ खास हिदायतें इस हवाले से जारी की गई है? क्या बड़ी तब्दीलियां की गई हैं? जी, जिस तरह एज पर जो है प्रेस रिलीज जो जारी किया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू, जहां पर उन्होंने कहा है कि मीटिंग जो मुकुल बेनीवाल जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ले हैं, उनके नेतृत्व में मीटिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन सेशन जो है रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट जो कि वीसी हॉल डीसी ऑफिस में आज हुई है, जो जिसमें एक टीम थी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स की, और जो कि करंटली जो कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो कि वो ऑफिशियल विजिट पे है लद्दाख में,
जो कि वहां पर ड्यूरिंग द सेशन जो है उन्होंने जो एनआईसी टीम ने डेमोन्स्ट्रेट की आरसीसीएमएस एप्लीकेशन एडीसी ले को अलॉन्ग विद रेवेन्यू ऑफिसर और जितने भी यहाँ पर जो ऑफिशियल थे ले और कारगिल के डेमोन्स्ट्रेशन में जो फोकस किया गया कि फंक्शनलिटीज फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन जैसे पर्टिकुलरली रोल ऑफ मैनेजिंग केस कैसे रिकॉर्ड कर सके, स्ट्रीमिंग हियरिंग प्रोसेस कैसे कर सके, डिटेल डिस्कशन हुई वहां पर वर्क फ्लो को लेकर, सिस्टम इंक्लूडिंग प्रोसीजर को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, और ये इसे सेशन एम यही था कि इसका सेशन का एम प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट करना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिशियल को, जहां पर आपको बता दूं एसडीएम खारू थी, न्योमा थी, ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट के थे। जी बिल्कुल। चिमित, इस दौरान केस मैनेजमेंट और डिजिटल रिकॉर्ड पर भी खास बातचीत की गई है। किस तरह आप डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे और क्या कुछ बदलाव उस पर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? जी, जिस तरह से डिजिटल किया जाएगा लोगों की सुविधा होगी कि डिजिटल के थ्रू जो है ये सब वो प्रावधान जो है उपलब्ध किया जा सके। जी बिल्कुल ठीक है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं ईरान में जारी जंग के बीच कश्मीरी तलबा का एक ग्रुप महफूज तरीके से वतन लौटना शुरू हो गया है, जिससे घाटी में परेशान खानदानों को कुछ राहत मिली है। 16 मार्च 2026 को 16 तलबा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होकर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। हालांकि अब भी सैकड़ों तलबा ईरान में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वालिदैन लगातार हुकूमत और आलमी इदारों से उनकी जल्द महफूज वापसी की मांग कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान की कोशिशों की तारीफ की, लेकिन उन तलबा को लेकर फिक्र बरकरार है जो ईरान से निकलकर अजरबैजान पहुंच गए हैं। खानदानों ने अजरबैजान हुकूमत से भी दरख्वास्त की है कि हालात की नज़ाकत को समझते हुए तलबा की मदद करें और उनकी जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। इशू कुछ भी नहीं है। इशू इस वक्त ये है कि मेजॉरिटी बच्चे जो इस वक्त अजरबैजान के बॉर्डर पे अस्तारा ईरान साइड से अस्तारा में स्टैंडर्ड अप है वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स बच्चों को हो गई है। स्टार्ट में इन्होंने एक ग्रुप 70-80 बच्चों का निकाला वहाँ से, लेकिन उनके पास ऑलरेडी टिकट्स जो थी वो 14th वालों को निकाला, लेकिन उसके साथ इन्होंने 18th का भी बच्चे निकाले जिनको 18th की टिकट्स थी, 19th की थी, 20th की थी, उनको भी भर दिया। जबकि 15, 16, 17 अभी भी स्टैंडर्ड अप है, जिनकी उसमें से 15 की काफ़ी लोगों की बच्चों की टिकट्स नो शो हो गया और 16th में भी कल नो शो हो गया। आज 17th है, आज का भी कुछ नहीं है। हम मेहरबानी करके वी जस्ट वांट दैट समबडी फ्रॉम MEA शुड अपडेट अस कि सिचुएशन है क्या बॉर्डर पे। ये इशू था कि उनको इवैक्यूएट किया जाए पूरी तरीके से, तो ये भी हमने बोला कि उनको रिलोकेट किया गया कुम में, तो कुम से उनको ले जाया गया बॉर्डर के थ्रू अजरबैजान और उर्मिया। ठीक है, अब हमने एक पेरेंट बॉडी बनाई थी जो दिल्ली गई थी, तो हम वहाँ भी गए थे, वहाँ भी हम मिले थे थ्रू प्रॉपर चैनल्स। हमने ईमेल्स भेजे थे कि हमसे मिले वो, तो हमारे साथ जो हमारे MEA के PA हैं वो हमसे मिले। हमने उनसे बात करी कि हमारे बच्चों को कैसे आप रिलोकेट करेंगे। तो उनका ये था कि हमारे पे बहुत सारा बर्डन है, ये आप ही के यहाँ बच्चे नहीं स्ट्रैंडेड है, जो भी एडजॉइनिंग एरियाज़ जो बॉर्डर्स के साथ मिल रहे हैं ईरान के, वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह भी वहाँ स्ट्रैंडेड है, तो हम सिर्फ आपके बच्चों को इस टाइम पे नहीं निकाल सकते। और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर मर जुड़ गए हैं। मेरा जंग के बीच तलबा की वतन वापसी हुई है, मुल्क लौट आए हैं तलबा, और ऐसे में वालिदैन की तरफ से खुशी जाहिर की गई है। ज़्यादातर तलबा जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। किस तरह के रिएक्शंस उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी ईरान और इजराइल के दरमियान अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें धर्मांता तकरीबन 1200 के आसपास जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट्स थे, और उनके इवैक्यूएशन को लेकर लगातार एक पहल जो है हिंदुस्तान की तरफ से भी की जा रही थी, और ईरान की भी अगर हम बात करें तो एम्बेसी की तरफ से जो है लगातार इसका प्रोसेस चल रहा था। तो इस ज़मीन में करंटली अभी देखा जा रहा है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो वापस मुल्क पहुंच चुके हैं, लेकिन कई ऐसे अभी भी हैं जो अजरबैजान के जरिए जो है यहाँ हिंदुस्तान वापस लाए जा रहे हैं, या आर्मेनिया बॉर्डर की बात करें तो वहां से भी उनको जो है इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ कई सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनका मानना है कि अजरबैजान में एटलीस्ट इस वक्त 200 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड है, जिनके लिए जो एक पासिंग का जो एक प्रोसेस रहता है, चाहे हम उसमें वीजा की क्लैरिफिकेशन की बात करें या उनकी जो टिकट्स की जो कंफर्मेशन है,
उसकी अगर हम बातचीत करें तो वो सारी जो चीजें हैं वो अभी कहीं ना कहीं पे हर्ट नजर आ रही है, होल्ड नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो बच्चे अभी अजरबैजान पहुंच चुके हैं उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है, जिन्होंने आज सरकार से अपनी तरफ से ये अपील की है कि अजरबैजान तक अगर ये बच्चे पहुंचे हैं तो वहां से यानी कि उस कंट्री से अब इनको किसी भी तरीके से इवैक्यूएट किया जाए। हालांकि उन्होंने ये इशू यहाँ पे दोहराया कि जिन स्टूडेंट्स की जो टिकट्स जो है वो 15 तारीख की, 16 तारीख की, 17 तारीख की बनाई गई थी तो वहीं पे हॉल्टेड है, लेकिन जो करंट डेटेड में टिकट्स बनी है वो बच्चे जो है हिंदुस्तान वापस आ रहे। तो इनका ये कहना है कि जो पहले अभी हॉल्टेड वहां पे हैं उनको पहले वहां से इवैक्यूएट किया जाए, तब जाके जो नई टिकट्स वहां पे कंफर्म की जा रही हैं तब उन स्टूडेंट्स को जो है इन नेक्स्ट फेज लाया जाए। यानी कि जो एक सिलसिलावार तरीका, जो एक प्रॉपर प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाए। साथ साथ इन पेरेंट्स का ये भी मानना है कि ये किसी भी तरीके से एम्बेसीज को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन एम्बेसी को छोड़ के जितनी भी एम्बेसीज है ये उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनको अपने बच्चों का जो ट्रैवल स्टेटस जो है वो किसी भी तरीके से पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो हालांकि इनका मानना है कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से इनको काफी ज्यादा समर्थन मिला है, सपोर्ट मिला है, कोऑर्डिनेशन मिली है, या साथ साथ अगर हम तहनात की बात करें की तरफ से भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब जहां ईरान से इन बच्चों को बाकी ममालिक में ले जा रहा है और वहां से इनको इवैक्यूएट करके इंडिया वापस लाया जा रहा है, इनका मानना है कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं पे कोई डिले चल रहा है। और खासतौर पर इन्होंने आज अजरबैजान कंट्री के बारे में जिक्र किया कि ज्यादातर जो बच्चे जो हैं वो अजरबैजान में फंसे हुए, जिनमें पहले 300 बच्चे थे, 300 में से 100 को वहां से इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन एटलीस्ट 200 बच्चे अभी भी अजरबैजान में है, तो जो है वो स्टैंडर्ड है। तो उनको लेकर जो इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस जो है, या जो फ्लाइट्स की जो अवेलेबिलिटी है, या जो टिकट्स की जो कैंसिलेशन या उनको रिएम्बर्स करने का जो प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट किया है, तो ताकि एटलीस्ट जो बच्चे ईरान से अभी बाहर आ चुके हैं, अलग ममालिक में हैं, तो उन ममालिक से उनको अभी जो है वापस इंडिया वापस लाया जाए। तो ये जहां एक तरफ शुक्रिया अदा किया जा रहा है, वहीं पे इन पेरेंट्स ने अपनी तशवीश का भी इजहार किया है और साथ साथ अपील भी की है कि सरकार को जिस तरह से उन्होंने इससे पहले यह प्रोसेस शुरू किया है, इस प्रोसेस में उन हॉल्टिंग पॉइंट्स को यानी कि उन बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि जहां जहां पे भी ये एक रेस्ट्रेंड सूरत हाल देखने को मिल रही है इवैक्यूएशन प्लान्स में, उस सिचुएशन को बेटर किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वापस अपने मुल्क लाया जाए और ये जो अभी परेशानी की सूरत हाल में अभी पेरेंट्स फंसे हुए हैं, उस परेशानी की हालत से वो बाहर आ पाए। जी बिल्कुल मेरी वही जानकारी के मुताबिक अभी और कितने तलबा इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं जिन्हें वापस लाने की जंग लगातार जारी है, और कब तक उम्मीद की जा रही है कि तलबा का अगला जत्था वापस मुल्क आएगा? देखिए, इसमें अभी अगर देखें तो ऑफिशियल लेवल पे जो डेटा जो है वो फिगर अभी शेयर नहीं किया गया है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम बात करें कि अभी तक कितने एक्चुअल और एग्जैक्टली कितने बच्चे अभी इवैक्यूएट ईरान से हुए हैं, जिनको आर्मेनिया के बॉर्डर के थ्रू जो है इंडिया वापस लाया जा रहा है, या के बॉर्डर के जरिए जो है यहाँ वापस इंडिया लाया जा रहा है, इसके बारे में एक्चुअल फिगर्स जो है साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये जरूर 2-3 फिगर्स जो है वो मीडिया के सामने जो है वो विजिबली कंफर्म्ड है कि अजरबैजान में 300 बच्चे जो है वो ट्रांसफर किया गए थे, जिसमें से 100 वापस अपने मुल्क आ चुके हैं, 200 वहां पे स्टैंडर्ड है, जिस तरह से इन पेरेंट्स का मानना है। साथ साथ ये भी देखें तो जो 16 तारीख है, 16 तारीख को भी कुछ पिक्चर्स जो है वो शो ऑफ हुई थी, जहां से पता चला था कि एटलीस्ट 16 स्टूडेंट्स जो है वो दिल्ली की जो बस से जो है कश्मीर वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये जरूर है कि एक पहल का जो एक आउटकम जो है वो हमें लगातार और डेफिनेटली करंटली देखने को मिल रहा है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है जो इंडिया के वहां पे पढ़ने गए थे उनको वापस लाया जा रहा है। उस प्रोसेस की कंटिन्यूसली और एक कंटिन्यूटी जो है वो करंटली विजिबली देखने को मिल रही है। बट एट लार्ज जब हम बात करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 1200 का एक कंफर्म फिगर जो है वो डेफिनेटली है, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे थे, लेकिन ग्रेजुअली जो है अब रफ्ता बर रफ्ता एक प्रोसेस किया जा रहा है। उस प्रोसेस के जरिए अब जहाँ पे किसी टाइम पे 20 स्टूडेंट्स के बारे में पता चल रहा है, किसी टाइम पे 16 स्टूडेंट्स के बारे में पता चल रहा है, लेकिन अगर बाइफिकेशन को साइड में करके अगर आप मेन सिचुएशन को देखें तो ये जरूर है कि जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी स्टैंडर्ड इंडियंस वहां पे हैं, हम पर्टिकुलरली अगर स्टूडेंट्स को छोड़ के अगर आप इन जनरल बात करें तो हमारे मुल्क के जितने भी स्टैंडर्ड
वहां पे रेजिडेंट्स हैं उनको वापस अभी निकालने की अभी लगातार प्रोसेस जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि दो अप्रोचिंग बॉर्डर्स जो है अभी ईरान के जो एडजॉइनिंग साइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एक जो नियरेस्ट कनेक्टिविटी में आर्मेनिया का बॉर्डर है, सेकेंड जो कि बिल्कुल साथ में सटा हुआ ईरान के साथ अजरबैजान का बॉर्डर है। हालांकि इसमें डिस्टेंस में ट्रैवलिंग में 1-2 दिनों का फर्क लग जाता है, लेकिन ये नियरेस्ट अप्रोच है ईरान के, जहां से इन बच्चों को या इन सभी इंडियंस को निकालने की प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली की जा रही है, क्योंकि यही दो कहीं ना कहीं पे ये दो जो साइट्स माने जा रहे हैं ये सेफर साइड माने जा रहे हैं, क्योंकि इनको एक कंट्री से इवैक्यूएट करके दूसरी कंट्री में ले जाना है, वहां से इनको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ अपने मुल्क में आना है। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं पर रिगरस है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये टाइम टेकिंग है, लेकिन प्रोसेस लगातार देखने को मिल रहा है और ये एक सक्सेस है कि हम इतने डिफिकल्ट सिचुएशन जो है अभी हमारे मुल्क को पेश हो रही है, क्योंकि हमारे पास वाटरवेज काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद है, एयर ट्रैफिक्स की बात करें ईरान और इंडिया के बीच में टोटली कहीं पे नहीं चल रहा है, तो कई सारी डिफिकल्टीज हैं। साथ साथ जितने भी वहां पे स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं उनको किसी दूसरे मुल्क तक पहुंचाने में कई सारे सिक्योरिटी मेजर्स को मद्देनजर रखने पड़ता है, तो उसमें भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस लग जाता है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो पहल अभी करंटली चल रही है हमारी कंट्री की तरफ से, उसमें एक सक्सेस जो है डेफिनेटली ऑन ग्राउंड देखने को मिल रही है, जिसकी बेसिस पे ये जरूर कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे इंडियंस जो है जो ईरान में फंसे हुए थे उनको मल्टीपल डिफरेंट बॉर्डर्स के जरिए अब वापस अपने मुल्क जो है लाया जा रहा है, जिसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स भी शामिल है। जी बिल्कुल ठीक है। मेरी उम्र तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं पुंछ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अलग अलग बाजारों में एक बड़ा इंस्पेक्शन मुहिम चलाई है। इस मुहिम का मकसद चिकन, मीट से बने प्रोडक्ट, फ्रोजन मीट और फलों की क्वालिटी की जांच करना है। इस दौरान टीम ने कई सैंपल इकट्ठा किए और मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के जरिए मौके पर ही उनकी जांच की गई। असिस्टेंट फूड कमिश्नर तारिक महमूद के मुताबिक करीब 80 दुकानों का मुआयना किया गया। राहत की बात यह रही कि कहीं भी सिंथेटिक या सड़ा हुआ मीट नहीं मिला, लेकिन कुछ सड़े हुए फल और खराब खाने की अशिया पाई गई, जिन्हें तुरंत ही तबाह कर दिया गया। इस बीच उन्होंने बताया कि ये मुहिम अभी जारी है और नवरात्र तक चलती रहेगी। डिपार्टमेंट का कहना है कि वो इलाके में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। इंतजामिया के मुताबिक ये कार्रवाई खासतौर पर ईद और नवरात्र जैसे त्योहारों के लिए चलाई जा रही है, ताकि लोगों को साफ और महफूज खाना मिल सके। ईद आने वाली है और उससे कबल जितने भी हमारे मीट वाले हैं उनके लिए स्पेशली जो डायरेक्शन है कि वो साफ सुथरा, अच्छा, ताज़ा और बेहतर हाइजीनिक जो मीट है वो प्रोवाइड करें, चाहे वो चिकन हो चाहे बकरे का मीट हो। और तमाम शॉपकीपर्स की हमारी चेकिंग जो है रेगुलर चल रही है। और उसके अलावा जितने फ्रूट वाले और सब्जी वाले जितने भी हैं हमारे जितने शॉपकीपर, उनको अवेयर किया है। आज हमारा फोकस जो था वो इसी पर था कि ईद आने वाली है, कोई आदमी वायलेशन ना करे और क्वालिटी की चीज़ ना प्रोवाइड कर पाए, उसी पर हमारी फोकसिंग थी और ये रेगुलर रहेगी। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, ईद और नवरात्र को लेकर खासा तैयारियां देखने को मिल रही हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भी बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। क्या कुछ डिटेल्स इस हवाले से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो लोगों की शिकायतें थी कि लोगों को, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लोगों का ये कहना था कि उनको साफ जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट वगैरह नहीं मिल रहा। तो उसकी शिकायतों को देखते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जो है एक चेकिंग शुरू की। पुंछ मार्केट में डिफरेंट शॉप को चेक किया गया, जो कुछ दुकानों में जो है कुछ सब्जियां और फ्रूट जो है वो थोड़े खराब पाए गए और उनको इमीडिएटली जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। वहीं मीट की और चिकन की दुकान से उनको ये कहा गया कि आप जो है फ्रोजन मीट से अगर बेचते हैं तो उसका जो एक्सपायरी है वो देखना जरूरी है। और जो फ्रेश मीट या चिकन है तो वो भी बिल्कुल साफ सुथरा बेचना है। जिन दुकानों में फ्रिज नहीं लगाई गई या जो कवर्ड नहीं थी तो उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप इनको पूरी तरीके से कवर किए, ताकि लोगों को जो है ईद के पवित्र दिन जो है साफ सुथरा और अच्छा मीट जो है वो मिल पाए। तो ये मुहिम जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ईद के बाद ही साथ साथ ही जो है नवरात्र का त्योहार भी आ रहा है, तो उसको देखते हुए ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। जी बिल्कुल ठीक है। अनुभव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे। वहीं अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में कल देर शाम शदीद आग लग गई और होटल को भारी नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक असल रिजोर्ट में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। आग इतनी तेज थी कि उसने होटल की 3 इमारतों को अपनी जद में ले लिया। इंतजामिया के मुताबिक आग बुझाने के दौरान कई एलपीजी सिलेंडरों में धमाके भी हुए, जिससे राहत और बचाव काम में काफ़ी दिक्कत हुई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजूहात की जांच की जा रही है।
इस हादसे के दौरान एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया। आग बुझाने के काम के दौरान पीछे हटते हुए एक फायर ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। महलूक की पहचान मंजीत सिंह के तौर पर हुई है, जो मट्टन के हटमारा इलाके का रहने वाला था और पास के पे लॉज में गेटकीपर के तौर पर काम करता था। इस हादसे ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है, जबकि इंतजामिया पूरे मामले की जांच कर रहा है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में शब-ए-कद्र अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मरकजी जामा मस्जिद तंगमर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए, जहां हजारों लोगों ने रात भर इबादत और दीनी मजलिस का एहतमाम किया। इस मुबारक रात के दौरान कुरान ख्वानी, दुआए तौबा, नमाज हाजत और तहज्जुद की नमाज अता की गई। लोगों ने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए खास दुआएं की। महबूब जिले में मस्जिद में शब-ए-कद्र बड़ी अकीदत और रूहानियत के साथ मनाया गया, जहां बड़ी तादाद में नमाजी इबादत के लिए जमा हुए। रात भर मस्जिद में कुरान ख्वानी, नमाज और दुआओं का सिलसिला जारी रहा, जहां लोगों ने मग़फ़िरत, बरकत और रहमत की दुआएं मांगी। उलमा कराम ने शब-ए-कद्र की फजीलत बयां करते हुए लोगों को सच्ची इबादत और नेक अमाल के जरिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने की हिदायत दी। इस मौके पर पूरी उम्मत की भलाई, क़याम अमन, भाईचारे और इलाके में अमन के लिए खास दुआ की गई। आखिर में ये पैगाम दिया गया कि इत्तेहाद, रहमदिली और रूहानी बेदारी को जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। सिद्धपुंज के अंदर लैलतुल कद्र के ताल्लुक से आज शब मनाई जाएगी और ये शब जो है जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र ये वह मुक़द्दस रात है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस कायनात कुरान मुक़द्दस को इस माह के अंदर जो है वह नाज़िल फरमाया और इसी रात के अंदर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और ये वो रात है कि जो हज़ार महीनों से अफजल है। आज का ये हमारा शब का प्रोग्राम जो है ये बाद नमाज इशा जो है यहाँ मरकज़ी जामा मस्जिद में शुरू होगा और रात को 2:30-3 बजे तक ये हमारा प्रोग्राम यहाँ चलता है, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, शामिल होते हैं और हम आज के इस दिन के ताल्लुक से जो है और ख़ासकर आज के इस दिन के मौके पर अपने वतन के रहने वाले और अपने मुल्क के लिए दुआएं भी करते हैं।